बच्चों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन में दिया हुआ है टू ब्लॉक्स A and B of masses 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible string। जैसा कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ये एक स्ट्रिंग है और इससे दो ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं A और B और उनके मासेस हमें दिए हैं। आगे बोला गया है द होल सिस्टम सस्पेंडेड बाय अ मासलेस स्प्रिंग एज शोन। यहां पर एक आइडियल स्प्रिंग हमको दी है यानी कि मासलेस स्प्रिंग। The magnitude of acceleration of A and B immediately after the string is cut are respectively। बच्चों अगर हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ध्यान दें तो अगेन ये वही बात आ गई जैसा अभी आपको सर ने समझाया था। यहां भी वही वर्ड लिखा हुआ है immediately after the string is cut। मतलब हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि जब भी स्प्रिंग का क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं एट द सेम इंस्टेंट, एट दिस इंस्टेंट, जस्ट आफ्टर, इस तरह के वर्ड्स काफी कॉमन सुनने को या देखने को मिल सकते हैं। बच्चों इनिशियली क्या बोला गया है कि जो दोनों ब्लॉक्स थे वो सस्पेंडेड थे रेस्ट पे, मतलब किसी भी तरह का कोई मोशन नहीं था जब तक हमने स्ट्रिंग को नहीं काटा था। और हम जानते हैं कि रेस्ट मतलब सभी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तो ऑब्जर्व कीजिए अगर सभी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं तो वो फोर्सेस कौन कौन से हैं पहले मार्क कर लेना जरूरी है। बच्चों देखिए यहां पर इस पर एक फोर्स लग रहा होगा, कौन सा, mg। हम चाहें तो इनको अलग करके बना सकते हैं पर फिलहाल एक बार हम लोग इसमें मार्क कर लेते हैं। यहां पर और यहां पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग जो है वो बंधी हुई है तो टेंशन फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग एंड ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। बिल्कुल। और इसी तरह से स्प्रिंग फोर्स यहां पर बच्चों सोच के देखिए कि जब हम लोगों ने इस ब्लॉक को सस्पेंड किया होगा तो ये जो स्प्रिंग है वो क्या हो गई होगी, एलोंगेट। और अगर वो एलोंगेटेड है तो अपने शेप को रिस्टोर करने के लिए फोर्स कहां लगा रही होगी, इनवर्ड्स। तो देखिए इनवर्ड्स अगर लगा रही है तो ये Fs और यहां पर भी क्या लग रहा होगा, Fs। और साथ में इस ब्लॉक का जो mg होगा वो मैं यहां मार्क कर देता हूं, दैट इज 3mg। बच्चों वैसे तो फोर्सेस हम लोगों ने सभी मार्क कर दिए बट अगर हम लोग इनको फ्री बॉडी डायग्राम में बना लें तो देखिए ये है ब्लॉक A जिससे हमें पर्टिकुलर फोर्सेस की वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए बच्चों A एंड B, सबसे पहले अगर B पर बात करें तो इसका मास कितना है m, तो इस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा mg। ऊपर की तरफ इस पे लग रहा है टेंशन फोर्स T, तो यहां से हमें T की वैल्यू मिल गई कितनी, mg। इसी तरह से अगर A ब्लॉक की बात करें तो A ब्लॉक पे ऑब्जर्व कीजिए इसका खुद का वेट कितना होगा, 3mg। बच्चों नोटिस कीजिए इस A ब्लॉक पे भी टेंशन कहां लग रही है, डाउनवर्ड्स, और टेंशन की वैल्यू कितनी है, mg। तो यहां पर हो गया T इक्वल टू mg। और ऑब्जर्व कीजिए इस ब्लॉक पर ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो कौन सा है, स्प्रिंग फोर्स। तो यहां से अगर हम लोग रेस्ट है तो इसको भी बैलेंस कर दें तो अपवर्ड फोर्स ने इन दोनों को बैलेंस किया हुआ है। तो देखिए Fs की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3mg प्लस mg। तो Fs यानी कि स्प्रिंग फोर्स हो गया कितना, 4mg। बच्चों हम लोगों ने इस समय जब रेस्ट था तो क्या फोर्सेस किसमें था वो हम लोगों ने पता कर लिया। अब हमें बोला गया है जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, मतलब जब हम लोगों ने स्ट्रिंग को कट कर दिया तो कौन सा फोर्स वहां पर नहीं होगा, वो होगा टेंशन। क्योंकि स्ट्रिंग हमने कट कर दी है तो अब वहां पे टेंशन फोर्स नहीं होगा। बिल्कुल। तो बच्चों हम लोगों को क्या लिखा हुआ है, इमीडिएटली आफ्टर। इमीडिएटली आफ्टर का मतलब है कि जैसे ही हम लोग इस रस्सी को काटेंगे, रस्सी को काटते ही ऑब्जर्वेशन कर लेना है। रस्सी को काटा और ऑब्जर्वेशन कर लिया, क्योंकि अभी जैसा सर ने आपको बताया था कि अगर मैं रस्सी को काट के थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाऊं तो ये स्प्रिंग अपने शेप को रिस्टोर करना चालू कर देगी। तो जो स्प्रिंग फोर्स इस समय 4mg है वो बदलकर कुछ और हो गया होगा, और स्प्रिंग फोर्स बदल गया है तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यूज भी कुछ अलग आएगी। इसीलिए यहां पर इमीडिएटली आफ्टर मतलब रस्सी काटिए और उसी इंस्टेंट पर ऑब्जर्वेशन कीजिए। तो बच्चों अगर हम लोग अब B ब्लॉक की बात करें, उसका एक्सेलरेशन निकालें तो देखिए इस B ब्लॉक का मास है m और टेंशन फोर्स अब इस पे नहीं है तो सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, कौन सा, mg। और इस mg का डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है, नेट फोर्स डाउनवर्ड है तो इसका एक्सेलरेशन कहां होगा, नीचे। तो एक्सेलरेशन ऑफ B ब्लॉक निकाले तो नेट फोर्स है mg, मास है इसका m, तो ये हो गया एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड्स। बिल्कुल। तो ऑब्जर्व कीजिए B का एक्सेलरेशन हम लोग निकाल चुके हैं। अब बारी है किसकी, A की। A पर नीचे की तरफ इसका खुद का वेट है कितना, 3mg, और ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स हम लोग निकाल चुके हैं एट दिस इंस्टेंट, वो कितना है, 4mg। तो ये हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू 4mg। और टेंशन फोर्स जो लग रहा था वो अब नहीं है क्योंकि रस्सी काटी जा चुकी है। तो बच्चों देखकर बताइए ऊपर 4mg नीचे 3mg,
जो ग्रेटर है वो कौन सा है, अपवर्ड फोर्स, मतलब नेट फोर्स ऊपर की तरफ है तो इसका एक्सेलरेशन होगा अपवर्ड। तो अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ ए कैलकुलेट करूं तो नोटिस कीजिए बच्चों, नेट फोर्स अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड, तो 4 mg माइनस 3 mg कितना बचेगा, mg, बिल्कुल 4 mg माइनस 3 mg, और टोटल मास इसका कितना है 3m, तो आंसर आ जाएगा कितना, mg अपॉन 3m, m से m कैंसिल, तो ये हो गया g/3 अपवर्ड्स। तो बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नीट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है और एक अच्छा क्वेश्चन था। अगेन मैं वापस से बोलूंगा कि इस पर्टिकुलर वर्ड पर आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल। बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द क्वेश्चन इज, द सिस्टम शोन इन द फिगर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन स्ट्रिंग A is cut, then what will be the initial acceleration of upper and lower block immediately after the string is cut? जैसा कि सर ने आपको बताया था कि immediately का मतलब आपको शायद समझ में आ चुका है, उस इंस्टेंट पर जिस इंस्टेंट पर जस्ट कट करा है, और आपको बताना है इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा जब आपने इस ए स्ट्रिंग को कट कर दिया। तो पहले अपन बात करते हैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम की। तो क्या इस 2 kg पर नीचे इसका खुद का mg लग रहा होगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 2g विच इज इक्वल टू 20। सिमिलरली इस स्प्रिंग के कारण एक इनवर्ड फोर्स लग रहा होगा, मैंने डायरेक्टली इनवर्ड फोर्स बोल दिया बिकॉज शायद आपको ये बात समझ में आ रही होगी, बिकॉज ऑफ mg ये इलोंगेटेड होगी, तो जो फोर्स लगेगा वो इनवर्ड लगेगा, तो इस पॉइंट के लिए जो इनवर्ड फोर्स होगा वो अपवर्ड होगा, तो Fs की वैल्यू कहां होगी, अपवर्ड्स। इस 3 kg के लिए इसके ऊपर लग रहे होंगे 2 फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कौन कौन से, एक तो इसका खुद का mg दैट इज 30, और स्प्रिंग का फोर्स जो स्प्रिंग के इनवर्ड्स लग रहा होगा दैट इज Fs, और ऊपर एक स्ट्रिंग का टेंशन को मार्क कर दिया T। तो क्या अभी ये इक्विलिब्रियम में है और मैंने सारे फोर्सेस मार्क कर दिए, ये सारे फोर्सेस तब है जब तक रस्सी कट नहीं हुई है अंडर इक्विलिब्रियम। तो उस केस के अंदर ये आपके पास डायग्राम है, इसको मैं यहां पर रिप्रेजेंट भी कर देता हूं। तो ये 3 kg वाला नीचे हो गया 30 एंड Fs, ऊपर T, और रही बात 2 kg वाले की तो नीचे 20 और ऊपर Fs। अब बेटा अंडर इक्विलिब्रियम क्या 20 और Fs इक्वल होंगे? इसका मतलब Fs की वैल्यू 20 आ चुकी है, तो मैं डायरेक्टली यहां पर क्या लिख देता हूं 20 न्यूटन। अगर ये 20 है तो यहां पर भी 20 होगा, दिस इज ऑल्सो 20। अब मेरे को बोला गया कि ए को कट कर दिया, क्या कट करते ही स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी? स्लैक होने का मतलब टेंशन जीरो हो गई। अगर टेंशन जीरो हो गई तो इसकी वैल्यू अब जीरो हो चुकी है आफ्टर कट। अगर इसकी वैल्यू जीरो तो इस कंडीशन पर अपने को एक्सेलरेशन निकालने दोनों के। तो बताओ इस ब्लॉक पे कहीं पर भी स्प्रिंग का कोई इफेक्ट था? नहीं, बिकॉज mg था और स्प्रिंग फोर्स था। इसका मतलब ये तो अभी भी बैलेंस ही रहेगा, अभी भी ऊपर वाला फोर्स 20 रहेगा, नीचे वाला फोर्स अभी भी 20 रहेगा, तो इस पे नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो, मतलब एक्सेलरेशन भी कैसा, जीरो। तो 2 kg वाले ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो कितना आया, जीरो। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, क्या इस पर टेंशन का इफेक्ट था? बिल्कुल था, और कट करने के बाद वो क्या हो गया, जीरो। तो अब कौन से फोर्सेस बचे? ये दोनों डाउनवर्ड फोर्स विच इज इक्वल टू 15 न्यूटन डाउनवर्ड। तो इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, 3 kg वाले ब्लॉक का टोटल फोर्स अपॉन मास। टोटल फोर्स कितना, 50, और मास जो है वो 3 है, तो आंसर कितना आ गया, 50/3 न्यूटन। और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का। तो बढ़ते हैं आगे। बच्चों हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसमें लिखा हुआ है, इफ द गिवन अरेंजमेंट इज इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। बच्चों यहाँ पर आप इस डायग्राम को नोटिस कीजिए, एक स्ट्रिंग हमें दी गई है और यहाँ पर क्या दी गई है, स्प्रिंग, जिसमें K की वैल्यू हमें दी गई है कितनी, 50 न्यूटन पर मीटर। और हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक तो टेंशन कैलकुलेट करना है स्ट्रिंग में और कैलकुलेट करना है एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। तो बेटा इस टेंशन के लिए वापस अपन वही कंडीशन यूज करते हैं जो बार बार अपने यूज करी लामीज थ्योरम को। तो चेक करें क्या ये पॉइंट अंडर इक्विलिब्रियम है। बिल्कुल। इस पॉइंट पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो इस डब्बे का mg कितना लग रहा होगा, 20। इसको मैंने T1 अज्यूम कर लिया और इसको मैंने T2 अज्यूम कर लिया। तो इस स्ट्रिंग पर T1 हो गया। इस स्प्रिंग फोर्स को भी Fs भी लिख सकते हैं, पर मैंने उसको इजीनेस के लिए भी क्या मान लिया, T2 मान लिया। तो अगेन मैं एंगल्स की बात कर रहा हूं, ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, बिकॉज ट्राइंगल बन रहा है। और अगर मैं इधर वाले एंगल की बात करूं तो बेटा उम्मीद है शायद इस बात समझ में आना चाहिए, ये 30, तो हॉरिजॉन्टल बनाएंगे
तो इधर कितना होगा 30 और नीचे कितना हो जाएगा 90, कितना टोटल बन गया 120। इधर वाले एंगल की बात करें, वापस मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया, ये 60, ये वाला भी 60, इधर वाला 90, तो यहाँ पे टोटल एंगल हो गया 150। तो ध्यान देना इस T2 के सामने वाला एंगल कितना 90 प्लस 30 120, T1 के सामने वाला 90 प्लस 60 150 और 20 के सामने वाला 90। इक्वेशन लिख देते हैं लामिस की, 20 अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू T1। T1 बेटा ये वाली रस्सी है, इसके सामने टोटल एंगल ये वाला है, ये वाला जो टोटल एंगल आपको दिख रहा है कितना 90 प्लस 60। तो आई कैन से T1 अपॉन साइन 90 प्लस 60 इक्वल्स टू T2 अपॉन, क्या T2 इस वाली स्ट्रिंग पे है, अगर इस स्ट्रिंग पे है तो इसके सामने कितना एंगल 90 प्लस 30, तो साइन 90 प्लस 30, अगेन साइन 91 तो 20। अब मैं फटाफट से इसको लिख देता हूं, T1 अपॉन साइन 90 प्लस 60 cos 60, cos 60 is half, this is equals to 2T1, this is equal to sin 90 plus 30 cos 30, cos 30 is root 3 by 2, तो I can say 2T2 by root 3। अब अकेला इसको मत देखो, सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, T1 की वैल्यू आ जाएगी 10 न्यूटन, और अगर मैं इस 2T1 को छुपा दूं तो क्या इन दोनों को देखोगे तो 20 बराबर 2T2 बाई रूट 3, तो यहां से T2 आ जाएगा 10 रूट 3 न्यूटन। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। अब नेक्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग। एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। स्टूडेंट्स, जैसा कि सर ने आपको पूरा सॉल्यूशन दिया और इसमें हम लोगों ने T1 और T2 कैलकुलेट किया। सर ने जैसा कि आपको बताया था कि फॉर सिंप्लिसिटी हमने यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स को T2 से डिनोट कर दिया है, और आप सोच सकते हैं कि जब हमने ब्लॉक को कनेक्ट किया होगा तो ये स्प्रिंग क्या हो गई, एलोंगेट हो गई। तो डेफिनेटली नेचुरल लेंथ से जो एलोंगेशन आया होगा वही इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करें, दैट इज एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल T2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्प्रिंग फोर्स Kx के बराबर। हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड्स डिस्कस कर रहे हैं। T2 की वैल्यू हमें दी गई है कितनी, 10 रूट 3, जैसा कि सर ने आपको प्रूफ करके बताया। K की वैल्यू हमें क्वेश्चन के डायग्राम में मेंशन्ड है, विच इज इक्वल टू 50, और X हमें कैलकुलेट करना है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर अगर X कैलकुलेट करना है तो ये कैंसिल हो जाएगा और X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 3 बाई 5 मीटर। तो ये है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का डिजायर्ड आंसर जो हमसे पूछा गया था।